औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम फॉर्मल लिंक्स पर बात करेंगे जो कि डिस्कोर्स एनालिसिस का एक टॉपिक है और जो कि बहुत ज़रूरी भी है और स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स की या लिटरेचर की उनके लिए तो ये इंतहाई ज़रूरी है कि वो इन चीज़ों पर फोकस करें। अब लेते हैं स्टार्ट, लेकिन वीडियो देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसको लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें और जो बेल आइकन है इसको दबाएं ताकि नई आने वाले अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सके। चलते हैं अपने कोर्स की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ कि हमारा टॉपिक डिस्कोर्स एनालिसिस में कई एक टॉपिक हैं जिसको हम जानते हैं फॉर्मल लिंक्स के नाम से। ये फॉर्मल लिंक्स क्या हैं एक्चुअली, इसके बारे में हम बात करेंगे कि फॉर्मल एंड कंटेक्चुअल लिंक्स ये असल में क्या है। इन ऑर्डर टू अकाउंट फॉर डिस्कोर्स, जब हमने कभी भी डिस्कोर्स एनालिसिस करनी हो या कोई बंदा जब डिस्कोर्स एनालिसिस करता है, वी नीड टू लुक एट फीचर आउटसाइड द लैंग्वेज। तो लैंग्वेज के अलावा जो फीचर्स हैं लैंग्वेज के, ठीक है, आपकी सराउंडिंग हो सकती है, वो आपकी जो कल्चरल वैल्यूज़ है वो सकते हैं, या राइटर या स्पीकर जी की जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं, या जिस चीज़ के बारे में बात हो रही हो, या जो टॉपिक हो, या जो फील्ड हो, ये सब जो है ये आउटसाइड द लैंग्वेज चीज़ है, फीचर्स है। हमने इस पर फोकस करना है। दिस फैक्ट इनेबल अस टू कंस्ट्रक्ट स्ट्रेचेस ऑफ लैंग्वेज एज डिस्कोर्स। अगर इन फैक्ट्स को आप जानते हैं और इनके बारे में आपको मालूमात है, तो ये जो कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रेचेस ऑफ लैंग्वेज हैं डिस्कोर्स के, तो ये आपको इतना बना देते हैं कि आप इनकी एनालिसिस कर सकें। एज हैविंग अ मीनिंग एंड यूनिटी फॉर अस, द वे वी रिकॉग्नाइज करेक्ट एंड इनकरेक्ट सेंटेंसेस इज डिफरेंट। जब हम रिकॉग्निशन करते हैं, जब हम ये निकालते हैं कि आया ये जो चीज़ है ये ग्रामेटिकली ठीक है या गलत है लिखा गया है, ये अलग बात है। एंड वी कैन डू दिस थ्रू और नॉलेज ऑफ ग्रामर। ये तब हम कर सकते हैं अगर हमारे पास जो है ग्रामर का नॉलेज हो, अगर हम ग्रामर को जानते हैं, हमें मालूमात है कि ये ग्रामर है, इसके रूल्स क्या है, कहाँ कहाँ पर ये चीज़ें इस्तेमाल होते हैं। तब हम क्या कर सकते हैं, हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि आया ये सेंटेंस इनकरेक्ट है या करेक्ट है, ठीक है, विदाउट रेफरेंस टू आउटसाइड फैक्ट। वी कैन डिस्क्राइब द टू वे ऑफ अप्रोचिंग लैंग्वेज एज कंटेक्चुअल। ये जो दो तरीके का अप्रोचेस हैं लैंग्वेज के, तो ये से क्या है, कॉन्टेक्चुअल है, रेफरिंग टू फैक्ट्स आउटसाइड द लैंग्वेज। और ये जो कॉन्टेक्चुअल है, कॉन्टेक्चुअल जो अप्रोच है, इसका ताल्लुक उन फैक्ट्स के साथ है, उन हकायक के साथ है जो कि लैंग्वेज से आउट है, मतलब लैंग्वेज ग्रामर इन चीज़ों का इसके साथ कोई सरोकार नहीं है। एंड फॉर्मल, और ये क्या है फॉर्मल, और जो फॉर्मल है रेफरिंग टू फैक्ट्स इनसाइड लैंग्वेज, जो फॉर्मेलिटी होती है, जो ग्रामर रूल्स होते हैं या कोहेजन इसमें होता है, तो हम इसको फैक्ट्स इनसाइड लैंग्वेज कह सकते हैं और इसको हम फॉर्मल के नाम से, एक कॉन्टेक्चुअल एनालिसिस है, एक फॉर्मल एनालिसिस है। तो जो कॉन्टेक्चुअल एनालिसिस है ये आउटसाइड लैंग्वेज जितने भी फैक्ट्स हैं उनकी एनालिसिस को कहते हैं, और जो फॉर्मल है उसको हम जो इनसाइड लैंग्वेज है उनको कहते हैं। Contextual features are somewhere outside this physical realization of language. Stretches of language treated only formally, जो stretches होते हैं ये उस वक्त हम formally इसको treat करते हैं, refer to as text। जब हम ये text जब होता है, आपने ये पढ़ा होगा, आप बुक्स पढ़ते हैं, आप न्यूज़ पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो जब हमने उसको रेफर करना है तो इसको हम फॉर्मली करेंगे, और फॉर्मल में जाहिर बात है फिर क्या आएगा, ग्रामर आएगा, और इस तरह की जो इनसाइड लैंग्वेज चीज़ें हैं इन सब पर हमें फोकस करना होगा। तो अब जाते हैं आगे। Now, although it is true that we need to consider constructual factors, we cannot say that there are no formal links between sentences discourse. इसमें ये बात करते हैं कि अगर हम कंसिडर करते हैं किसी भी कंटेक्चुअल फैक्टर्स को, तो हम ये नहीं कह सकते कि जो कंटेक्चुअल फैक्टर्स हैं या इसी तरह की जो चीज़ें हैं, स्ट्रेचेस होते हैं, इनमें सेंटेंस के दरमियान
कोई फॉर्मल लिंक नहीं होता, बिल्कुल इसमें लिंक्स भी होते हैं, डिस्कोर्स में भी होते हैं, इनके अपने रूल्स हैं। वी शैल नाउ ट्राई टू कैटेगराइज दिस फॉर्मल लिंक्स। अब हम ट्राई करेंगे और इन जो फॉर्मल लिंक्स है उनको हम कैटेगराइज करेंगे, क्योंकि हम फॉर्मल लिंक्स की बात कर रहे हैं। कॉन्टेक्चुअल के अलावा डिस्कोर्स के अंदर जो फॉर्मल लिंक्स है उनकी हम बात करेंगे। हाउ फार दे विल गो इन हेल्पिंग टू एक्सप्लेन व्हाई अ सक्सेशन ऑफ सेंटेंसेस डिस्कोर्स, के किस तरह हमको पता चलेगा कि ये सक्सेसफुल एक डिस्कोर्स है और जिससे आप एक जामिया और मुफस्सिल आप या इसे मीनिंग ले सकते हैं। एंड नॉट जस्ट अ डिस्कनेक्टेड जंबल। फॉर्मल लिंक्स बिटवीन सेंटेंसेस एंड बिटवीन क्लासेस। सेंटेंसेस के दरमियान जो फॉर्मल लिंक्स होते हैं या क्लासेस के दरमियान, इसको हम कोहेसिव डिवाइसेस के नाम से जानते हैं, या जो कोहेजन बनाता है बिटवीन sentences and discourse, those formals are called cohesive devices। ये cohesive devices हैं। सबसे पहले जो फॉर्मल लिंक है उसको नाम दिया गया है वर्ब फॉर्म्स का। द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब इन वन सेंटेंस, यानी अगर किसी सेंटेंस में एक वर्ब इस्तेमाल हो, कैन लिमिट द चॉइस ऑफ द वर्ब, यानी उसी वर्ब का जो चॉइस है वो लिमिट कर देता है नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसी में। एंड वी में बी जस्टिफाइड इन सेइंग दैट अ वर्ब फॉर्म इन वन सेंटेंस इज रॉन्ग। जरूरी है असल में ये बात याद रख लेनी चाहिए कि जहां पर भी हम सेंटेंसेस लिखते हैं तो हर जगह एक ही वर्ब काम नहीं करता। मतलब एक वर्ब को आपने एक सेंटेंस में इस्तेमाल कर लिया तो जो दूसरा है तो शायद उसके अल्फाज मुख्तलिफ हों, उसमें ख्याल मुख्तलिफ हो, तो उसके लिए उसी तरह जो सिनोनिम्स होते हैं या इस तरह के वर्ड्स होते हैं, या आप अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस क्या इसकी फॉर्म को तब्दील कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर प्रेजेंट में है तो शायद नेक्स्ट वो फ्यूचर में आ जाए। सो इसी तरह ये जो चॉइस है लिमिट कर देता है। या तो हम कहते हैं कि ये रॉन्ग है या कहते हैं कि अनलाइकली है, मतलब ठीक नहीं लगता, बिकॉज इट डज नॉट फिट विद द फॉर्म इन अनदर सेंटेंस। इफ वी लुक बैक एट द एक्सचेंज बिटवीन द पियानो मूवर्स, ये एक यहाँ पर क्या है आप देख सकते हैं नीचे कि यहाँ पर डायलॉग्स हैं जो कि पियानो मूवर्स के दरमियान हुए हैं। वी कैन सी दैट द वर्ड्स गो इन इज गॉट टू टेक एंड गो इन डोंट। तो आप देखते हैं गो यहाँ पर एक तरह इस्तेमाल हुआ है, गॉट टू दूसरी तरह, एंड गो इन तीसरी तरह, और डोंट जो है ये मुख्तलिफ किस्म के आप एक ही वर्ब के फॉर्म्स आप देख सकते हैं। इससे मिसाल में आर ऑल द प्रेजेंट सेंस द वर्ड रेफर्स टू जनरल ट्रूथ ऑल्दो दे रेफर टू द फ्यूचर। देयर सीम्स टू बी अ डिग्री ऑफ फॉर्मल कनेक्शन बिटवीन देम। और जाहिर बात है इसमें एक हद तक क्या है कनेक्शन है इनके दरमियान। अवे इन विच द फर्स्ट टेंस कंडीशंस ऑन द अदर्स एंड इट वुड बी वेरी स्ट्रेंज इफ द एक्सचेंज हैड बीन, जैसा कि राइट हु इज गो इन टू लेफ्ट द बॉटम, सेकंड में आप देख सकते हैं गॉट टू टेक होल्ड ऑफ इट, थर्ड में आप शुड नॉट हैव बीन गो इन टू, ठीक है, एंड डोंट। सो डोंट यहाँ पर इन सबको फिर ख़त्म कर देते हैं और ये बस आसानी से बाद में हम ये भी बताएंगे इस लेक्चर में कि किस तरह ये चीज़ें ख़त्म होते हैं और उसको क्या नाम दिया गया है। सो आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर एक वर्ब हमने एक ही सेंटेंस में इस्तेमाल कर लिया तो ये ज़रूरी नहीं है कि मुख्तलिफ आप इस्तेमाल करें, एक भी हो सकता है वही कि वो आ जाए, लेकिन बेहतर यही है जब आपने कोहेरेंस पैदा करनी हो डिस्कोर्स में। तो इसी तरह की जो चीज़ें हैं वो फिर मैटर करते हैं जब आप खूबसूरती लाना चाहते हैं, आप अपने स्टाइल में खूबसूरती लाना चाहते हैं। सो एक किस्म के जो वर्ब फॉर्म होते हैं या जो अकॉर्डिंग टू द टेंस होते हैं, मतलब एक बात प्रेजेंट में हो रही है एक सेंटेंस में और इसमें जो दूसरा रेफर किया जाता है किसी और की तरफ, मतलब वही बात लेकिन किसी और शायद वो पास्ट में आ जाए तो फिर हम फास्ट जो फॉर्म है वो इस्तेमाल करेंगे। सो ये एक मिसाल था वर्ब फॉर्म का जो कि एक फॉर्मल लिंक है। अब इसके बाद जो दूसरा नंबर पर है वो फॉर्मल लिंक, वो पैरेललिज्म है। अनदर लिंक विद इन डिस्कोर्स इज अफेक्टेड बाय पैरेललिज्म, इसको पैरेललिज्म कहते हैं। अ डिवाइस व्हिच सजेस्ट अ कनेक्शन, यानी जो आपको कनेक्शन सजेस्ट करता है सिंपली बिकॉज द फॉर्म ऑफ वन सेंटेंस और क्लॉज रिपीट्स द फॉर्म ऑफ अनदर, के द फॉर्म ऑफ वन सेंटेंस, यानी इसमें जो एक सेंटेंस का फॉर्म होता है या क्लास का रिपीट्स द फॉर्म ऑफ अनदर, ये दूसरे का सेंटेंस या क्लास का जो है फॉर्म वो
रिपीट करता है. दिस इज ऑफन यूज्ड इन स्पीचेस, प्रेयर्स, पोइट्री एंड एडवर्टाइजमेंट. It can have a powerful emotional effect. It doesn't have to be necessarily grammatical parallelism, but it is contextual. You can say that this is contextual parallelism. It might be. It may be sound parallelism as in the rhyme. यानी जो वर्ड आता है इसके स्पेलिंग आते हैं, जो स्पेलिंग आता है या साउंड ये बार बार आता है. rhythm and other sounds affect ours. One might have extend the idea in talk of semantic parallelism where two sentences are linked because they mean the same thing. बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि दो sentences मुख्तलिफ होते हैं लेकिन उसका जो मीनिंग है वो एक ही होता है. यहाँ पर आप एक मिसाल ले सकते हैं क्रिश्चियन प्रेयर जिसमें दुआ की जाती है, teach us God Lord to give and not to count the cost, to fight and not to heed the wounds, to toil and not to seek for the rest, to labor and to ask for no reward. आप यहाँ देख सकते हैं to give and not to count, to fight not to heed, to toil not to seek, to labor and to ask for no reward, save that of knowing that we do thy will. S.T. Richard's prayer. This example implies parallelism to link clauses and there is repeated grammatical structure of the word. Repeated grammatical structure क्या है? To and not to. आप देख सकते हैं यहाँ पर भी to इस्तेमाल हुआ है. ये बिल्कुल एक परफेक्ट एग्जाम्पल है parallelism का. To count आप यहाँ पर भी to इस्तेमाल सॉरी not to जो है इसको देख सकते हैं. To fight यहाँ पर भी to आया है और not to फिर आप देख सकते हैं कि और बाकी जो है यहाँ पर to toil and not to. सो इसलिए ये जो है बार बार इन चीज़ों की रिपीटिशन हुई है और इसी से एक जो है एक इफेक्ट पड़ता है जिसको हम पैरेललिज्म के नाम से जानते हैं. इसके आगे आता है रेफरिंग एक्सप्रेशन जो कि भी एक फॉर्मल लिंक है. These are wordings whose meaning can only be discovered. ये वो अल्फाज होते हैं जिसकी जो मानी है ये तब मुमकिन है हम डिस्कवर कर सकते हैं by referring to other words. जब इसको हम दूसरे लफ्जों की तरफ रेफर करते हैं. और to elements of the context which are clear to both sender and receiver. अगर ये रिसीवर और सेंडर को क्लियर ना हो तो फिर इसमें ये रेफरिंग एक्सप्रेशन है ये कोई इफेक्ट नहीं डाल सकता. द मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ देम इज थर्ड पर्सन प्रोनाउन. और ज्यादातर जो है इसमें ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो है ये इस्तेमाल होते हैं. There was a pineapple. आप देख सकते हैं कि ये यहाँ pineapple है एक नाम. On the table. So I ate it. अब ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है किस चीज का? पाइनएप्पल का. यानी पहली बात हुई है पाइनएप्पल की और फिर बताते हैं आपको कि सो आई एट एट. जो एट है इसको किस चीज की? इसको पाइनएप्पल की तरफ पाइनएप्पल को रेफर किया गया है. इन एक्सटेंडिंग पीस ऑफ डिस्कोर्स अ कॉमन प्रोसीजर नोन एज एनाफोरा is for the identity of someone or something to be given once at the beginning. यानी इसको हम एनाफोरा कहते हैं. मतलब अगर हम किसी चीज को रेफर करते हैं यानी जो अल्फाज किसी दूसरे अल्फाज को रेफर करते हैं तो एनाफोरा में ऐसा होता है कि उस चीज का नाम जो है उसकी चीज के बारे में बिगिनिंग में बात होती है एंड देयर आफ्टर रेफर टू एज ही शी और एट. जिस तरह के आप देख सकते हैं यानी पाइनएप्पल इसकी बात पहले हुई है, पहले इसका नाम दिया गया है और बाद में जो सेंटेंस है सेंटेंस में सेकंड सेंटेंस में इसमें जो एट है एट को रेफर किया जाता है पाइनएप्पल की तरफ. सो यहाँ पर जो बाद में एट थर्ड पर्सन प्रोनाउन आ गया और पहले नाउन एग्जैक्टली आ गया इसको हम एनाफोरा कहते हैं. This makes a kind of chain running through the discourse in which each expression is linked to another. For example, a pineapple. आप एक बार पाइनएप्पल की बात करते हैं और बाद में जो भी सेंटेंसेस आते हैं आप इस पाइनएप्पल को रेफर करते हैं. सो एट 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 एट. ठीक है. आपने जब आप पढ़ते हैं चीज़ें पढ़ते हैं कोई पीस ऑफ आर्ट, पीस ऑफ लिटरेचर, पीस ऑफ एवरीथिंग जब पढ़ते हैं तो आपको ये सब चीज़ें नज़र आ जाती हैं. इट इज़ नॉट ओनली थर्ड पर्सन प्रोनाउंस. ये सब थर्ड पर्सन प्रोनाउन व्हिच वर्क्स इन दिस वे जो कि सिर्फ यहाँ काम करते हैं. द मीनिंग ऑफ दिस इन दैट and here and there have also to be found either formally in another part of this discourse or contextually from
the world. Referring expression fulfill a dual purpose. अब जो referring expression है ये दो किस्म का वो इसका मकसद है आप unifying the text जो कि text को unify करता है. They depend upon some of the subject matter remaining the same and of economy because they save us from having to repeat the identity of what are we talking about again and again. यानी ये जो tiresome repetition है इससे बचने के लिए हम बार बार उसका नाम नहीं ले सकते और दूसरे इसमें खूबसूरती पैदा हो सकती है अगर हम एक चीज का नाम बार बार किसी भी फॉर्म में किसी भी पैसेज में किसी भी टेक्स्ट में ना लें. सो इसी तरह इसीलिए ये जो है इसका मकसद रूल हो गया है. समटाइम्स द चेन हैज टू बी फॉलोड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. वी आर गिवन द प्रोनाउन फर्स्ट एंड देन केप्ट इन सस्पेंस टू इट्स आइडेंटिटी, क्योंकि प्रोनाउन पहले बताया जाता है और फिर जो नाम है वो नहीं बताया जाता तो बंदा सस्पेंस में रहता है, विच इज रिवील लेटर, जो कि बाद में उसकी बात के बारे में बात करते हैं. दिस इज नोन एज कैटाफोरा और इसको कैटाफोरा कहते हैं. एंड इट इज अ फेवरेट ओपनिंग डिवाइस ऑफ ऑथर. और जितने भी ऑथर है इसमें से अक्सर जो हैं ये उनका फेवरेट ओपनिंग है क्योंकि वो पहले अपने कैरेक्टर को रिवील नहीं करते जो इनका मेन कैरेक्टर होता है किसी भी फॉर्म ऑफ लिटरेचर में, तो वो बाद में बताते हैं. Who begins stories in novels with an unidentified he or she both and deciding us to look further and plunging us into the middle of the situation as though we already knew what was going on. So जाहिर बात है हम जानते हैं. Again this device seems to be one which child can handle quite early. और यही जो डिवाइस है बच्चे जो है ये सबसे पहले इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, इन चीज़ों को सीख जाते हैं. आप देख सकते हैं कि एनाफोरा किसके द आइडेंटिटी ऑफ समवन और समथिंग इज गिवन वंस, यानी ये पहले बताया जाता है एट द बिगिनिंग एंड देयर आफ्टर रेफर टू विद प्रोनाउंस, और फिर इसको प्रोनाउन के जरिए इसके बारे में बात होती है. कैटाफोरिक रेफरेंस द प्रोनाउंस आर गिवन फर्स्ट, पहले प्रोनाउन बताया जाता है एंड देन द आइडेंटिटी इज रिवील्ड, और बाद में जो आइडेंटिटी है अगर नाउन है कुछ भी है वो बाद में रिवील किया जाता है. एक्साफोरिक रेफरेंस द मीनिंग इज फाउंड कॉन्टेक्चुअली फ्रॉम आउटसाइड, और इसमें नहीं बताया जाता आपको कि किस चीज के बारे में बात, बल्कि आपको आउटसाइड वर्ड से वो चीज लेनी पड़ती है. A referring expression fulfill a dual purpose of unifying the text. They depend upon some of the subject matter remaining in the same and of economy because they save us from having to repeat the identity of what we are talking about again and again, as we have discussed this before, so no need to elaborate it again and again. Repetition and lexical change, इसमें एक और जो है फॉर्मल लिंक है और वो क्या है, रिपीटिशन इन लेक्सिकल चेन. रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स कैन क्रिएट द सेम सॉर्ट ऑफ चेन एज प्रोनाउंस, और ये रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स है बिल्कुल वही चेन बनाता है जिस तरह के प्रोनाउन. एंड देयर आर समटाइम्स गुड रीजन फॉर प्रेफरिंग इट, और ये कुछ अच्छे रीजन है क्योंकि इसको जब इसको प्रेफर किया जाता है. एंड ब्रिटेन मदर टंग लर्नर्स, वहाँ पर जो इंग्लिश स्पीकर्स है जिनका मदर टंग क्या होता है, इंग्लिश होता है या जो भी है, लर्नर्स ऑफ इंग्लिश आर डिस्करेज फ्रॉम यूजिंग रिपीटिशन, उसको ये बताया जाता है कि आप बार बार एक चीज को रिपीट ना करें. एंड ग्राउंड इट इज बैड स्टाइल, क्योंकि ये बहुत बुरा स्टाइल है बात करने का. एंड एनकरेज टू यूज अ डिवाइस नोन एज एलिजेंट रिपीटिशन वेयर सिनोनिम्स आर मोर जनरल वर्ड्स, और ये बताया जाता है कि आप इसकी सिनोनिम्स इस्तेमाल करें या इसके लिए जनरल वर्ड्स इस्तेमाल करें और फ्रेजेस आर यूज. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द पाइनएप्पल, द पाइनएप्पल, द पाइनएप्पल, मतलब जब वो बच्चे बात करते हैं और कहते हैं कि द पाइनएप्पल इज देयर, they did in the pineapple and the pineapple, यानी हर सेंटेंस में पाइनएप्पल. सो इस चीज को डिस्करेज किया जाता है कि ये बैड स्टाइल इसको इस्तेमाल न करें, बल्कि आप इस तरह करें कि दे माइट राइट द पाइनएप्पल, पहले पाइनएप्पल का नाम, फिर द लुशियस फ्रूट, फिर और मील एंड ट्रॉपिकल लग्जरी, इसी तरह के नाम दिए जाते हैं. Another sort of chain includes repetition of words and their synonyms or more general words or phrases, whereas lexical chain need not necessarily consist of words that mean the same. They may also to create by words which associate with each other. ये सिर्फ meaning पर rely करता है semantically. We got what kind of link that we choose will depend upon the kind of discourse we are seeking to create. तो जाहिर बात है अगर मैं क्रिकेट का कोई चीज़ पढ़ रहा हूँ क्रिकेट के हवाले से, ठीक है, तो हमारा पूरा नॉलेज किस तरफ होगा, बिल्कुल वो स्पोर्ट्स की तरफ होगा. तो इसी तरह हर जो डिस्कोर्स है उसका अपना अलग अलग
वो क्या होता है, आउट ऑफ लैंग्वेज जो कॉन्टेक्स्ट से भी होता है। एंड एलिजेंट रिपीटिशन इज नॉट ऑलवेज डिजायरेबल, इट मे साउंड प्रिटेंशियस इन कैजुअल कन्वर्सेशन और क्रिएट डेंजरस एम्बिग्विटी इन लीगल डॉक्यूमेंट्स। यानी आप लीगल डॉक्यूमेंट्स में ये चीज़ नहीं कर सकते, ज़्यादातर आपको वो चीज़ दोबारा बार बार अगर आप लिख सकते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो एम्बिग्विटी पैदा करता है। फॉर एग्जांपल एक चीज़ की बात हो रही है और इसमें दूसरी भी आ गई, तीसरी भी आ गई, और फिर हम रेफर करते हैं प्रोनाउंस या इस तरह की चीज़ें रेफर करते हैं, और फिर तो उनको पता नहीं चलता कि असल में किस चीज़ की बात हो रही है। सो वहाँ पर इसको प्रेटेंशियस तस्वुर किया जाता है कि ऐसा ना करें। We have described referring expressions, repetition and elegant repetition as establishing chain of connected words running through discourse. Such lexical chains need not necessarily consist of words which mean the same. However, they may also be created by words which associate with each other. This association may be by virtue of some formal semantic connection. Good, for example, associate with its opposite. Bad बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम इसकी जो सिनोनिम्स या एंटोनिम्स है, अल्फाज और मुतज़ाद, इस चीज़ पर हम रिलाई करते हैं। यानी गुड के लिए हम इसके ज़ाहिर के लिए हमारे ज़हन में क्या आता है जब हम वो कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं, तो बैड ज़ाहिरी बात है आ जाएगा। और इट मे बी बिकॉज वर्ड्स आर फेल्ड टू बी to belong to some more regularly defined lexical group, यानी रॉक स्टार। तो जब रॉक की बात आते हैं और एक कंटेक्स्ट में बात हो रही है तो स्टार की तरफ खुद ब खुद जन जाएगा, या वर्ड की बात आती हैं और इसी तरह का कोई कॉन्टेक्स्ट हो तो टूर आ जाएगा। मिलियनियर अगर इसी तरह कोई कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा जिसमें मिलियनियर्स की बात हो रही हो, सी की बात हो रही हो इस तरह, तो याद जो उसकी कश्ती उसकी बात होगी। This last kind of connection though is sometimes treated as kind of cohesion, और इसको cohesion भी तस्वर किया जाता है। Really too dependent upon individual experience and knowledge to be treated as a formal link. एक और फॉर्मल लिंक है जिसको सब्सटीट्यूशन कहते हैं। Another kind of formal link between sentences is the substitution of words like do or so for a word or group of words which have appeared in an earlier sentence। यानी जो पहले sentences में एक चीज़ appear हुआ हो तो उस group of words को या sentence या clauses है उनको substitution के तौर पर हम do or so इसी तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते। It would be very long-winded if we had always to answer a question like do you like mangoes, for example। क्वेश्चन करते हैं with a sentence like yes I like mangoes or yes I think I like mangoes। It is much quicker and it means the same if we say yes I do or yes I think so। Unfortunately, non-traditional languages teaching in its zeal for practicing verb tenses and using new vocabulary has concerned exclusively on longer forms, और वो मुकम्मल जो जवाब है वही देते हैं बजाय इसके कि वो इस तरह के सब्स्टिट्यूशन करे। Answer with a full stop please and deprive students of briefer more authentic options। इसके बाद जो आता है वो एलिप्सिस हैं। Sometimes we do not even need to provide a substitute for a word or phrase which has already been said। कि बाज़ औक़ात हमको ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल करें, कोई वर्ड या फ्रेज इस्तेमाल करें जो कि पहले ही बताई गई हो। वी कैन सिंपली ओमिट इट, हम सादे से अल्फाज में, यानी ये जो एलिप्सिस हैं और इस सब्स्टिट्यूशन है ये तकरीबन एक ही चीज़ है। इन नो दैट द मिसिंग पार्ट कैन बी रिकंस्ट्रक्टेड क्वाइट सक्सेसफुली, क्योंकि उसके बारे में पहली बात हो रही हो। इंस्टेड ऑफ आंसरिंग वुड यू लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर, फॉर एग्जांपल अगर कोई मुझे कहे कि वुड यू लाइक अ ग्लास ऑफ बियर और वाटर, सो मेरा जवाब क्या होगा विद यस I would like a glass of beer or water। We can just say yes I would like, यानी I would। so simple, ये एक आंसर हो गया। और the rest of sentence है क्योंकि वो already understood है तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती। knowing that a glass of beer will be understood। or if someone says what are you doing and we can just say eating a mango instead of I am eating a mango, क्योंकि यहाँ पर I am जो है already ये understood बात है। Because we know that I am is understood and does not have to be said, omitting part of sentence on the assumption that in earlier sentence or contextual will make the meaning clear is known as ellipsis, और इसको ellipsis कहते हैं। Would you like a glass of beer with yes I would like a glass of beer, but we can just say yes I would, the rest is understood। कंजंक्शन जो आखिरी फॉर्मल लिंक है उसको कंजंक्शन कहते हैं। येट अनदर टाइप ऑफ फॉर्मल रिलेशन बिटवीन सेंटेंसेस प्रोवाइडेड बाय दोज वर्ड्स और फ्रेजेस व्हिच एक्सप्लिसिटली ड्रॉ अटेंशन टू अ टाइप ऑफ रिलेशनशिप व्हिच एग्जिस्ट बिटवीन वन सेंटेंस, जो कि सेंटेंस या क्लॉजेस के दरमियान होते हैं। दीज आर कंजंक्शंस, दे कैन सिंपली ऐड
more info to what has already been said, and furthermore add to that or elaborate or exemplify it. For instance, this in other words, they may contrast new info, क्योंकि जो है या तो हम contrast में जाते हैं या हम comparison करते हैं या हम कोई जो चीज़ें हैं मतलब दो सेंटेंस या क्लासेस इसको हम इस्तेमाल लिखते हैं तो उसकी जो कोहेजन के लिए या उसको जो इसका जो एक चेन है चेन रखने के लिए हम इन कंजंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। दे में कंट्रास्ट इन्फो विद और इन्फो या जो नई इन्फो आ जाती है उसको हम ओल्ड इंफॉर्मेशन के साथ कनेक्ट करते हैं और पुट अदर साइड टू द आर्गुमेंट और ऑन द अदर हैंड हाउएवर कन्वर्सली they may relate new info to what has already been given in terms of causes, so consequently because for this reason or in the time formally then in the next, or they may indicate a new departure or a summary. So it was all about conjunctions and formal lengths. By the way, well, to sum up anyway, there are many words and phrases which can be put into this category in English, and many different ways in which they can be classified. They indicate the relationship of utterance in the mind or in the word and or this in a way contextual. Language learners need to know both how and when to use them. Their presence or absence in discourse often contributes to style, and some conjunctions can sound very pompous when used inappropriately. They all indicate the relationship of utterance in the mind or in the word and or this in a way contextual. So let's go for the conclusion. That what is the conclusion of the rest of this lecture? So let's go for it. Conclude that these links are neither necessary nor sufficient to account for our sense of the unity of discourse. Their presence does not automatically make a passage coherent, and their absence does not automatically make it meaningless. As teachers, we should notice that a clear understanding of the formal connections between sentences may help to explain one of the ways in which foreign language students sometimes write supposedly connected sentences, each of which is well formed in itself but which somehow add up to very strained discourse. It can also help us to identify why a student is not achieving the stylistic effect or he or she is seeking. It should be clear that the correctness and the effect of some expression cannot only be judged within the sentence but must be judged in connection with other sentences in the discourse as well. So it was all about formal links. If you people have any question in your mind regarding this lecture, so please jot it down your questions in the comment box below. Thank you for watching this video. Your suggestions will be highly valued. Thank you so much. See you in the next lecture. Allah Hafiz.